हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर जिसको हम लोग आईई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। आईई, आईई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी कभी कहीं कहीं पर इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी लिखा रहता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर कहीं कहीं पर इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इस आयोनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड क्या देखने को मिलता है? ट्रेंड का मतलब कि अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होगी। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होगी। कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम में एक्चुअली इस टॉपिक पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शंस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज आईई। आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज आईई, या फिर जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बुला सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यार पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बेसिकली एटम की स्ट्रक्चर पे वापस से लेके जाता हूँ। और एटम की स्ट्रक्चर हमें पता है कि एक स्फेरिकल पार्टिकल जैसा हम लोग एटम को इमेजिन करते हैं। और ऑब्वियसली इसके सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? तो न्यूक्लियस पे चार्ज ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसा प्रेजेंट रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो जो ये न्यूक्लियस है वो क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही बात है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अच्छा जी, अब यहां पर पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर मैं बोलूँगा कि न्यूक्लियस जो है उसने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, अपने चंगुल में फंसा के रखा हुआ है। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? मतलब हमारे दिमाग में कोई भी पिक्चर रहती है तो हम लोग किसी को अच्छा मान लेते हैं, किसी को बुरा मान लेते हैं। अब एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि हम लोग न्यूक्लियस को अच्छा मान लें कि हाँ भाई न्यूक्लियस बहुत अच्छा है, अपने इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा अप्रोच ये भी मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, कहीं बाहर नहीं जाने देता है घूमने। समझ रहे हो? गोलगप्पे नहीं खाने देता है, घर में ही बांध के रखता है। कैसा भी अप्रोच हम लोग समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको एक कहानी के थ्रू बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक राजकुमारी है, ठीक है। अब एक राजकुमारी रहती है ना जो, तो उसको बांध के रखा हुआ है किसी ने, चंगुल में फंसा के रखा हुआ है, महल में बांध के रखा हुआ है। अब राजकुमारी हर रोज सपने देखते हैं कि कोई राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाएगा, कोई राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाएगा। अब होता क्या है
कि राजकुमार कौन आएगा? फोटोन। भाई यहां पर चंगुल में बांध के रखा हुआ है ना, ये राजकुमारी है, इसको चंगुल में बांध के रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है ये न्यूक्लियस ने। अब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में देंगे हम लोग? फोटोन की फॉर्म में देंगे। तो ये जो फोटोन है वो किसका काम कर रहा है? राजकुमार का काम कर रहा है। ये राजकुमार आया और उन्होंने क्या किया? इस राजकुमारी के जो बेड़ियां बंधी हुई थी, जो राजकुमारी को जकड़ा हुआ था, उससे क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, बेड़ियों को तोड़ दिया। अब अगर बेड़ियों को तोड़ दिया तो आप मुझे बताइए, अगर बेड़ियों को तोड़ दिया है, अब जितना ज्यादा ये चंगुल खतरनाक होगा, इस राजकुमार को उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात तो सही है। तो बेसिकली मैं ये भी बोल सकता हूं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी मुझे यहां पर देनी पड़ी, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से टूट गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम फ्री हो गया, बाहर चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया है तो यहां पर जो मुझे एनर्जी देनी पड़ी उसको मैं क्या बोलूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी देनी पड़ी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। सही बात है? क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? अच्छा जी। ये पॉइंट तो हो गया। अब एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डेफिनेशन देखते हैं, और उस डेफिनेशन में जो कुछ टर्म्स यूज होंगे उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to remove an electron from a निगा। ये निगा क्या है? निगा मतलब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। निगा मतलब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगा, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहां पर तुम सीधा ही बोल देते अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। ये न्यूट्रल वर्ड क्यों यूज किया, आइसोलेटेड क्यों यूज किया, गैसियस क्यों यूज किया, ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यूज कर दिया है तो मान लो ये एक्स गैसियस है, ठीक है, क्या है? एक्स गैसियस, गैसियस स्टेट में एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो एक्स प्लस बन जाएगा, और प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो एक्स गोज इनटू एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में जो हमको एनर्जी देनी पड़ी वही एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये गैसियस ही क्यों लिया, सॉलिड क्यों नहीं लिया, सर ये वर्ड आइसोलेटेड क्यों यूज किया? तो उन सब के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? सॉलिड स्टेट में एटम्स
पास पास में रहते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच कर रहे होते हैं। और गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो एटम्स है वो दूर दूर होते हैं, समथिंग लाइक दिस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो एकदम पास पास में रहता है, ऐसा ही होता है। अब ध्यान से समझेंगे तो इसका एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा, इसका एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा, इसका एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा, और इसका एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा। ये सारे न्यूक्लियस पास पास में होंगे। अब यहां पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव करना चाहते हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम रिमूव करना चाहते हो। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना चाहते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दी, मान लो कितनी एनर्जी दी, 100 एनर्जी दी। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो 100 एनर्जी हमने दी है वो इस इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए दी है। जबकि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियस बहुत पास पास में हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। बहुत सारे न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और उन बहुत सारे न्यूक्लियसेस या फिर न्यूक्लियाई के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हमें ये एनर्जी देनी पड़ी है वो है 100, वो है 100। और हमें क्या लग रहा है कि ये जो 100 एनर्जी हमने दी है वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए दी है। जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं ना, तो हमें बेसिकली उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया लगाना होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन और उसी इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, तो उसी के न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमें थोड़ा आइडिया लगाना होता है कि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो जब तुमने सॉलिड स्टेट में एटम ले लिया तो तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो पता चल रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी पता चल रहा है, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है ना वो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई इस कंबाइंड इफेक्ट को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 100। जबकि हमें तो एक्चुअली ये पता करना था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया लगाना है। तो उसके लिए क्या करो, आप गैसियस एटम लो और आइसोलेटेड लो। आइसोलेटेड मतलब एकदम दूर, सबसे दूर, उसके आसपास कोई नहीं है। भाई गैसियस स्टेट में एक एटम यहाँ पर है, मान लो, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, एक एटम यहाँ पर है, 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 दूर दूर रहते हैं गैसियस स्टेट में एटम। तो क्या गैसियस स्टेट में मैं एटम्स को आइसोलेटेड मान सकता हूं? गैसियस स्टेट में क्या मैं एटम्स को आइसोलेटेड मान सकता हूं? आइसोलेटेड मतलब ये एटम एकदम आइसोलेटेड है, इसका दूसरे एटम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इतनी दूर है। ये वाला एटम एकदम आइसोलेटेड है, इसका आसपास वाले एटम से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी? 100 एनर्जी देनी पड़ी। तो ये जो 100 एनर्जी है वो पता चल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है, क्योंकि बाकी न्यूक्लियस तो बहुत दूर है ना। अब बहुत दूर है तो उनके न्यूक्लियस उतना अफेक्ट नहीं लगा पाएंगे। ये वाला न्यूक्लियस बहुत दूर है, ये न्यूक्लियस इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे। तो जब एटम्स बहुत दूर दूर है तो उससे हमें यह फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ? उससे हमें यह फायदा हो गया कि हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है ना वो एक इलेक्ट्रॉन और उसी के न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए देनी पड़ रही है, क्योंकि बाकी न्यूक्लियस तो बहुत दूर दूर है। तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में सारे एटम्स क्या है? बहुत दूर दूर है। और अगर सारे एटम्स बहुत दूर दूर हैं तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और उसी के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, उसी के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, उसी के न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लग रहा होगा। तो यहाँ पर 100 एनर्जी देनी पड़ रही होगी, यहाँ पर 100 देनी पड़ रही होगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, यहाँ पर 100 देनी पड़ रही होगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, यहाँ पर 100 देनी पड़ रही होगी। तो गैसियस स्टेट में एटम्स दूर दूर होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और उसी के न्यूक्लियस के बीच वाला ही अच्छे से काउंट होगा, और वही हमें चाहिए था। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते टाइम हम लोग गैसियस एटम लेते हैं। क्या लेते हैं? गैसियस एटम। और आइसोलेटेड लेते हैं, और न्यूट्रल तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, आपने कोई पहले से उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कोई एक्स एटम लिया, कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट का फायदा क्या है? सारे एटम्स दूर दूर होंगे, उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन और उसी के न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ठीक से आइडिया लग पाएगा। तो उससे एक्स प्लस गैसियस में चले जाओ एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, और इस प्रोसेस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। इस प्रोसेस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? अच्छा, तो अगर मान लो मैं एक्स सॉलिड गोज इनटू एक्स प्लस सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर ये एनर्जी बोलूंगा तो दिस इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। हमें गैसियस स्टेट में ही एटम रखना है और गैसियस स्टेट में ही आयन बनाना है, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? अब हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहला फैक्टर और सबसे ऑब्वियस फैक्टर है एटॉमिक साइज। सबसे पहला फैक्टर और सबसे ऑब्वियस फैक्टर क्या है? एटॉमिक साइज। क्या लगता है? एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा होगी, हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है। केस 1 में ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। केस 2 में ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, केस 1 में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। केस 2 में भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या लगता है कौन से वाले में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एकदम पास पास में है, तो न्यूक्लियस उसको खींच के रखेगा, उसको बांध के रखेगा। दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर घूम रहा है, मतलब न्यूक्लियस को पता ही नहीं है भाई कहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियस से, मतलब काफ़ी दूर दूर है, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होगा। मानते हो? तो अब आप मुझे बताइए, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, एकदम न्यूक्लियस ने बांध के रखा हुआ है, यहां पर थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्या यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे मान लो 100 एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए 100 से ज़्यादा देनी पड़ेगी या 100 से कम देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली 100 से कम देनी पड़ेगी, हो सकता है 40 ही देनी पड़े या 50 ही देनी पड़े या 60 ही देनी पड़े। पहले वाले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे वाले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ी। मतलब केस 1 में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेट्स से कि IE1 है, या फिर लेट्स से कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है वो है A, और यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो है B, तो A इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन B। तो क्या पता चला भाई, जिसमें साइज ज़्यादा है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इसमें एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बोलो, कम होगी। एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अंडरस्टूड?
क्लियर हो गया? तो इससे हमें ये पता चला कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? एटॉमिक साइज जिस केस में जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इससे पीरियोडिक टेबल में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम। एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम। ठीक है, एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम। तो इससे ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क पड़ेगा? ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज। भाई डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ती है। और एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा? तो एटॉमिक साइज बढ़ने से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। सही है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब एक ग्रुप में, क्या बोल रहा हूं, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज तो बढ़ जाती है, साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, ये ठीक है, हेलिना के रब से फरियाद। अब इसमें डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगी, लिथियम की सबसे कम होगी, सोडियम की उससे ज़्यादा, पोटेशियम की उससे भी ज़्यादा, रुबिडियम की उससे ज़्यादा, सीजियम की सबसे ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को अब मैं बार बार आयनाइजेशन एनर्जी ना लिख के ना आई लिख दूंगा, आई। तो आई मतलब एक तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का ही मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर तुमसे कोई इसमें पूछ ले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। बोलो हाँ या ना? सही है, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज वाला फंडा क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पहला। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तीसरा, फिर कल बाहर आई। तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? और भी अगर छोटे छोटे बात करूं तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस देख लेते हैं, ऑक्सीजन सल्फर देख लेते हैं। क्या आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सभी में हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में देख रहे हैं, तो नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इधर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी हो जाएगा। इधर फिर कल बाहर आई, ये हेलोजेंस के ग्रुप 17 वालों के। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन की ज़्यादा। साइज का देखना है बस, साइज से हम आयनाइजेशन एनर्जी बता देंगे। ठीक है, तो चलो टॉप टू बॉटम का तो हो गया। अब दूसरा फैक्टर आता है अपना जेड इफेक्टिव, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा भाई, जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है बेसिकली, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है तो इस इलेक्ट्रॉन की तरह, इस इलेक्ट्रॉन को नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना फील होगा। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मतलब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही तो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा फील होगा इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब है कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो क्या बोल सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बिल्कुल बोल सकते हैं। रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब फिर लेफ़्ट टू राइट देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अब लेफ़्ट टू राइट जाने पे इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा बोलो, इन ए पीरियड। तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहती है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। अच्छा, तीसरा फैक्टर है सील्डिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। भाई ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। बोलो हाँ या ना, रिपेल करते हैं। तो जो ये रिपेल करने वाला जो इफेक्ट है वही तो सील्डिंग इफेक्ट है। तो सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना, सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि रिपल्सन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। जो ये बीच वाले जो सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जितना रिपल्सन क्रिएट करेंगे, मतलब सील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बीच वाले जितना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही कम फील होगा, और न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम फील होगा तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग कांस्टेंट या सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट वाला पॉइंट भी हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा जी, चौथा पॉइंट देखते हैं, पेनेट्रेशन पावर। ये चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट को मैं आपको एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा, पेनेट्रेशन पावर का। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे पेनेट्रेशन पावर। देखो, मान लो हम अपने घर में इमेजिन करते हैं, कुछ कुछ लोग इकलौते संतान होंगे अपने माँ बाप के, कुछ लोग हो सकता है कि 2 बच्चे होंगे, कुछ लोग हो सकता है 3 बच्चे होंगे, 3 भाई बहन होंगे। तो अगर जैसे मान लो हम अपने घर वालों से पूछते हैं, हम अपने घर वालों से पूछते हैं कि मम्मी आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, या फिर पापा से पूछते हैं सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मम्मी पापा हमेशा यही बोलेंगे कि बेटा तुम तो सब हमारे लिए बराबर हो, हमारे लिए तो सारे बच्चे ही बराबर हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा होता नहीं है।
मतलब हल्का फुल्का फर्क तो मिलेगा ही ना यार, हल्का फुल्का फर्क तो मिलेगा ही। मानते हो कि नहीं मानते हो? हल्का फुल्का फर्क तो मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो 3 बच्चे हैं घर में, ये सबसे बड़ा वाला है, ये छोटा, ये उससे छोटा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी है। जैसे याद करो बचपन में जब मम्मी मामा के यहाँ पे जाते थे तो हम लोग ना बहुत जिद करते थे, मम्मी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। मम्मी बोलती थी नहीं नहीं तुम मत चलो, लेकिन हम लोग बोलते थे नहीं मम्मी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। मम्मी कभी कभी ले जाती थी, कभी कभी मार के बिठा देती थी। तो ऐसे ही मम्मी एक बार ना मामा के यहाँ पे जाने का प्लान बना रही थी, तो एक्स बहुत खुश हो गया, एक्स एकदम बड़ा हो गया, एक्स बहुत खुश हो गया। अरे वाह भाई ठीक है, जाओ जाओ, पापा ऑफिस में चले जाएंगे, मम्मी मामा के यहाँ पे चले जाएंगी, पूरे घर में अपना ही राज होगा, मन चाहे वो करेंगे, मन चाहे वो खाएंगे, मन चाहे वो पिएंगे, बढ़िया एकदम टीवी देखेंगे, टीवी पे जो चाहेगा वो चैनल देखेंगे। मम्मी नहीं तो हमेशा सीरियल देखती रहती है, अपना ही राज होगा। एक्स बहुत खुश हो गया। एक्स ने ये तो जिद करी नहीं कि मम्मी मैं भी चलूंगा आपके साथ, एक्स तो उल्टा खुश हो गया, ठीक है। ये वाई और जेड जो थे ना, ये बोले मम्मी मम्मी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगे। क्योंकि जेड बहुत छोटा है, बहुत प्यार करता है, वाई भी बहुत प्यार करता है, एक्स भी प्यार करता है, लेकिन एक्स थोड़ा मैच्योर हो गया, बोलता है अरे भाई ठीक है जाओ। फिर जैसे मम्मी मतलब बस से जाने लगी तो दोनों वाई और जेड पीछे पीछे हो लिए। अच्छा मम्मी तो मना ही कर रही थी, लेकिन वाई और जेड पीछे पीछे हो लिए। फिर बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते वाई का गिव अप हो गया, अरे नहीं भाई कहाँ धूप में जाएंगे, क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, परेशान होते हुए जाएंगे, छोड़ो। वाई ने बोला मम्मी आप ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। वाई भी पीछे रह गया। जेड एकदम पक्का चहेता था मम्मी का, जेड को तो मम्मी ने गोद में उठा लिया और फिर मामा के यहाँ तक लेके गई। तो इससे हम ये तो बता सकते हैं यार कि मतलब तीनों बच्चे बराबर तो नहीं है ना। मम्मी किसी से ज्यादा प्यार करती होगी, किसी से कम प्यार करती होगी। तो वैसे ही जैसे ये न्यूक्लियस है ना और ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एस सब सेल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, पी सब सेल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, डी सब सेल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं और एफ सब सेल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो कहने के तो न्यूक्लियस जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बराबर प्यार करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अट्रैक्ट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो पेनिट्रेशन पावर है वो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, ये होती है। अब ये पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये है कि जो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर तक पेनिट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर तक घुसे हुए हैं, या फिर मैं बोलूं कि कितना न्यूक्लियस के पास में रहते हैं। मतलब जो एस सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा चहेते हैं, वो पूरे टाइम न्यूक्लियस के पास में ही घूमते रहते हैं। मतलब जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पाए जाने के चांसेस न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा होंगे, पी वाले थोड़ा दूर घूमते रहते हैं, डी वाले और भी दूर घूमते रहते हैं, एफ वालों को तो पता ही नहीं है न्यूक्लियस कहाँ है, वो तो बेचारे अपने अलग ही धुन में खो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एस सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत चहेते हैं, न्यूक्लियस के बहुत ही करीबी हैं, न्यूक्लियस उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एस वाले इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियस के आसपास ही घूमते रहेंगे, तो उनको रिमूव करना भी मुश्किल होगा। बोलो हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई एस सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चहेते हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस सब सेल में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चहेता होगा, एज कंपेयर टू पी सब सेल में से निकालोगे। तो अब वो अगर वो न्यूक्लियस का चहेता है तो भाई ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन को निकालने पे न्यूक्लियस तो तिलमिला जाएगा, न्यूक्लियस को गुस्सा आएगा, न्यूक्लियस उसको बहुत ज़्यादा बांध के रखना चाहता है।
तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सही है, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो s इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद में p, फिर उसके बाद में s, मतलब d और फिर f। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो एक्सपेक्टेड तो क्या था कि सोडियम की सबसे कम, मैग्नीशियम की ज़्यादा, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा। लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। और मैं फिर से वही बता रहा हूं कि भाई जहां पर एक्सेप्शन होगा ना, वहीं पर हमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हैं, वहीं पर हमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हैं। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हैं। तो अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और एल्यूमिनियम का है 3s2 3p1। जब हम लोग मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 है, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 है। जब मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s में से निकालेंगे, मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s में से निकालेंगे, और एल्यूमिनियम में निकालेंगे तो 3p में से निकालेंगे। अब s वालों की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, s वालों की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। इधर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 3s, इधर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 3p, और पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, 3s की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3p। अब अगर पेनिट्रेशन पावर जो है वो 3s की ज्यादा होती है 3p से, तो इसका मतलब ये है भाई कि 3s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। 3s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3s की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 3p, या फिर मैं बोल दूं कि मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में आपने सोचा था सोडियम की सबसे कम, मैग्नीशियम की ज़्यादा, एल्यूमिनियम की उससे भी ज़्यादा, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। तो जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो आएगा, सोडियम की तो सबसे कम रहेगी, फिर एल्यूमिनियम और फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। किसकी वजह से, पेनिट्रेशन पावर वाले इफेक्ट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो कायदे से जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी वो तो ये थी कि लिथियम की सबसे कम, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरोन की और भी ज़्यादा। लिथियम की सबसे कम, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरोन की और भी ज़्यादा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन क्या होगा, लेकिन बेरिलियम और बोरोन में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्यों, फिर से वही वाला फंडा, फिर से वही वाला फंडा, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम
2s2, बोरोन 2s2 2p1, बेरिलियम तो 2s2 है, बोरोन क्या है 2s2 2p1। तो क्या बनेगा यहां पर, इधर 2s2 है, इधर 2s2 2p1 है। इधर s सब सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम s सब सेल, क्यों, और इधर p सब सेल में से निकालना पड़ेगा। और पेनिट्रेशन पावर क्या रहता है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चाहते होते हैं, s वाले चाहते होते हैं एज कंपेयर टू p। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी बेरिलियम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। तो जो एक्चुअल ऑर्डर यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा कि लिथियम का तो सबसे कम, उससे ज़्यादा बेरिलियम, फिर बोरोन होना चाहिए था, पहले बोरोन आ जाएगा फिर बेरिलियम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, तो ये एक तो लिथियम बेरिलियम बोरोन में बता दिया, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में बता दिया। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर जो देखने को मिलता है हमें ये वाले में, यहाँ पर जिंक और गैलियम में, थोड़ा जूम करके बताता हूँ, जिंक और गैलियम में, यहाँ पर जिंक और गैलियम में अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s2 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, और इसका 4s2 4p1। तो जिंक और गैलियम में भी हमें यही एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो जिंक का कम होना चाहिए था, गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है ना, कैसे, यहाँ पर अगर जिंक और गैलियम देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ता है तो जिंक का कम होना चाहिए था, गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए था। जिंक का क्या हो जाएगा 4s2, 3d10 4s2 है, इसका 3d10 4s2 4p1। तो यहाँ पर s सब सेल में से निकालना पड़ेगा, यहाँ पर p सब सेल में से निकालना पड़ेगा गैलियम में से। तो यहाँ पर s सब सेल में से निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू गैलियम। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन पे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो एक पेनिट्रेशन पावर वाला जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर एक्सेप्शंस बनते हैं। फोर्थ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, जैसे अगर p सब सेल की बात करेंगे तो p3 ये हाफ फील्ड है, अगर p में ही बात करेंगे तो p6 ये फुल फील्ड है। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है यार कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। भाई एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब तो यही है ना, भाई ये p3 हाफ फील्ड है, खुश है अपनी लाइफ में, स्टेबल है, मतलब ये p3 से हटना नहीं चाहता है। अब तुम मान लो p3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, p3 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और उसको p2 में लेके जाओगे तो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा बिल्कुल। तो क्या वो आसानी से p3 से p2 में जाएगा? नहीं जाएगा। हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके वो जाएगा। सिमिलरली p6 खुश है लाइफ में, स्टेबल है। अब तुम उसको p6 से p5 में लेके जाना चाहते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो क्या वो ले जाने देगा? नहीं ले जाने देगा, बोलेगा मैं तो यहीं पे खुश हूं। लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती अगर p5 में लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आई बात?
तो P3 P6, ऐसे अगर डी कन्फिगर, जैसे इधर तो P सब सेल में तो P3 P6 हो गया, डी में बात करोगे तो D5 और D10 हो जाएगा, सही है, D5 और D10 हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था, कार्बन का सबसे कम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों भाई, क्यों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 2s2 2p4। ये 2p3 है, हाफ फिल्ड है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ये 2p4 है, ये हाफ फिल्ड नहीं है। दिस 2p3 इज हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फिल्ड है तो मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब ये अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो क्या ये, अगर तुम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या ये खुश होगा कि हाँ भाई ले जाओ इलेक्ट्रॉन ले जाओ? नहीं होगा बिल्कुल खुश। वो 2p3 में है, वो खुश है। अब वहां से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको 2p2 में लेके जाना चाहते हो। भाई नाइट्रोजन से अगर तुम नाइट्रोजन प्लस बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जाओगे तो ये 2p3 था और ये 2p2 बन जाएगा। पहले हाफ फील्ड था, बाद में कुछ नहीं है, पहले हाफ फील्ड था, बाद में कुछ नहीं है। तो पहले स्टेबल है वो, तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा। लेकिन फिर भी अगर तुम निकालना चाहते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन होता है। तो जो एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कार्बन की सबसे कम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कम होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा, और फिर फ्लोरीन। ऐसा ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। समझ में आई बात? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। मान लो तुमने नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और ऑक्सीजन में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये 2s2 2p2 और ये 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ी वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ी वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो देनी पड़ी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन के लिए, इधर जो एनर्जी देनी पड़ी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी? ऑक्सीजन के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं, क्या कंपेयर करूं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फिर IE1, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। अब मान लो तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये क्या बन गया? N+ और इधर की तरफ ये बन गया O+। मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन से वाले केस में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी? नाइट्रोजन में ज़्यादा देनी पड़ेगी, बिल्कुल नाइट्रोजन में ज़्यादा देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन में तुमने ज़्यादा एनर्जी दे दी। अब मान लो तुमको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मतलब तुम पहला इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुके हो, N+ तो बन चुका है, O+ तो बन चुका है। अब N+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2 और O+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। अब ये वाला हाफ फील्ड बन गया है। समझ पा रहे हो क्या बात? अब ये वाला हाफ फील्ड बन गया, तो अब इसमें से
इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल के 2s2 2p1 में जाना चाहते हो और इधर इलेक्ट्रॉन निकाल के 2s2 2p2 में जाना चाहते हो। तो यहां पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE2 फॉर नाइट्रोजन, यहां पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE2 फॉर ऑक्सीजन। दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन, दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर IE2 का ऑर्डर जो आएगा वो हम लोग क्या बोल देंगे कि नाइट्रोजन का कम होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। भाई आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है तो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम देखेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन का हाफ फील्ड तो नहीं है, तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन एक बार तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हो तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल दो, N+ लिख लो, O+ लिख लो और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और फिर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो O+ की आयनाइजेशन एनर्जी अब ज्यादा होगी क्योंकि O+ अब हाफ फील्ड बन चुका है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा फॉस्फोरस और सल्फर में। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये है 3s2 3p2, 3s2 3p2, ये है 3s2 3p3, ये है 3s2 3p4, ये है 3s2 3p5। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या होगा, सिलिकॉन का सबसे कम, फॉस्फोरस का ज़्यादा, सल्फर का और भी ज़्यादा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा। लेकिन फॉस्फोरस और सल्फर में एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p3, ये हाफ फील्ड है, और सल्फर का हाफ फील्ड है नहीं, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा चली जाएगी। तो जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सिलिकॉन की सबसे कम, फिर सल्फर, फॉस्फोरस और क्लोरीन। तो मतलब फॉस्फोरस और सल्फर में एक्सेप्शन आएगा, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में था। सेम टू सेम फॉस्फोरस और सल्फर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला ज़्यादा पूछते हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर फिर से वही वाला फंडा आ सकता है, फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस का 3s2 3p3, सल्फर का 3s2 3p4। आपको क्या करना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इधर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3s2 3p2 बन गया P+, और इधर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3s2 3p3 बन गया। यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, तो IE1 का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सल्फर से। क्यों? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फर। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल तो मान लो, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, IE2। ये 3s2 3p1 बन जाएगा और ये 3s2 3p2 बन जाएगा। तो पहले वाले केस में फॉस्फोरस में मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी क्योंकि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, लेकिन दूसरे वाले केस में मुझे सल्फर में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन चुका है, ये हाफ फील्ड बन चुका है। तो IE2 का ऑर्डर जो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का कम होगा, सल्फर का ज़्यादा होगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। पांचवा एक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देखो ध्यान से सुनना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि
आपके पास में कोई आपका दोस्त आया, आप थोड़े पैसे वैसे कमा रहे हो, आपका दोस्त थोड़ा सा अभी जॉब नहीं लग पाया है, तो आपका दोस्त आपसे पैसे मांगने आया कि यार मैं ना गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा हूँ, घुमाने लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को ना 1,000 रुपये चाहिए। तो आपने सोचा यार ठीक है, दोस्त है, पहली बार मांगे हैं, एक काम करता हूँ दे देता हूँ। तो आपने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत 1,000 रुपये दे दिए। तो मतलब उसने उसने पैसे मांगे और आपने तुरंत दे दिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अच्छा, उसने भी कोई ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे ओवर एक्टिंग वगैरह नहीं करी, उसने बोला अरे यार ऐसे, उसने भी ऐसे कूल बन के बोला कि अरे यार ऐसे मैं गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जा रहा हूँ, अभी पैसे नहीं है, 1,000 रुपये दे दो। आपने दे दिए, आपने पैसे दे दिए, 2 महीने के लिए वो गायब, ना आपका कोई फ़ोन उठा रहा है, ना आपसे कभी मिलने आता है, घर पे भी कभी नहीं मिलता, 2 महीने तक गायब। आपको लगा यार ये सही है, अभी तक तो रोज मिल रहा था, जैसे ही पैसे दिए अब गायब हो गया, दिखता ही नहीं है। 2 महीने बाद में फिर से पैसे मांगने आ गया। और यार भाई क्या बताऊं तुझे यार, मेरे साथ में बहुत ही धोखा हो गया, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई और भाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया घर पे। और मतलब ऐसे आंसू निकालने लग गए भाई, मैं क्या बताऊं भाई। हम्म, ऐसे ऐसे करने लग गया भाई। भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ भाई, भाई मुझे पैसे चाहिए भाई, मुझे 2,000 रुपये दे दो। तो वैसे तो आप नहीं देते, लेकिन वो बेचारा इतना रोने लग गया, इतनी एक्टिंग करने लग गया, तो आपको लगा कि यार मतलब इसके सच में परेशानी होगी तभी नहीं दे पाया होगा। भाई मैं आपके पैसे 2 दिन में लौटा दूंगा भाई, 2 दिन में लौटा दूंगा भाई, मुझे बहुत जरूरत है भाई। आपने दे दिए, क्योंकि उसने एक्टिंग करी इतनी, मतलब इतना वो किया, ढोंग किया, आपको पता नहीं था, आपको तो लगा यार दोस्त है, ऐसे आंसू आंसू निकाल रहे, तो जैसे आपने 2,000 रुपये दिए, 6 महीने तक गायब, फिर से 6 महीने गायब। आपको लगा यार ये तो बड़ा एक्टिंग है, ये तो भाई बहुत ही धोखा हो गया। 6 महीने बाद आपको मिला और सीधा आपके पैरों में गिर गया। भाई भाई मैं भाई क्या बताऊं भाई, मेरा घर बिक गया भाई, मेरे पापा की नौकरी छूट गई भाई, हमारी भैंस भी बीमार हो गई, मर गई भाई, भाई मेरी बहन की शादी है भाई, मैं क्या करूं भाई। बहुत ही गंदी गंदी एक्टिंग करने लग गया, मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से। आपको तो यार एकदम उस पर दया ही आ गई कि अरे यार मैं तो सोच रहा था इसको धमकाऊंगा, लेकिन ये तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या करूं इसका। तो एक काम करता हूं कि ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ही भयंकर एक्टिंग करी तो आपने पैसे दे दिए। देखो अब मैं यहाँ पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए, मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर उसको पैसे लेने हैं तो उसको किस लेवल की एक्टिंग करनी पड़ेगी। पहले केस में तो एकदम कूल बन के वो पैसे ले गया, दूसरे में थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी, तीसरे में और ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ी। बस वही है फंडा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो किसी न्यूट्रल एटम में से, एक्स गैसियस गोज इनटू एक्स प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और लेट्स से कि वो कितनी है, 100 है। तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना, तो जो x प्लस है ना वो छोटा बन जाता है, उसकी साइज छोटी हो जाती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप x प्लस गैसियस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो और x2 प्लस बना देना चाहते हो, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE2। तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी नाम सुन के बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं भाई, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और वो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होगी। मान लो 300 है, आपने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, साइज और कम हो गई, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो x3 प्लस गैसियस में कन्वर्ट कर दोगे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE3, और उसमें 300 से भी एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, हो सकता है 700 देनी पड़ जाए। तो
फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लो, IE3 हमेशा ज्यादा होगा, फिर IE2, फिर IE1। और जो मैं कहानी बता रहा था ना, उसमें एक्चुअली यही बताने की कोशिश कर रहा था कि तीसरी बार उसे बहुत ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दूसरी बार, और दूसरी बार उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट बार। ठीक है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उससे ज्यादा देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे ज्यादा देनी पड़ेगी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ये एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई मान लो एक एलिमेंट है जिसके लिए IE1, IE2, IE3 की वैल्यूज दी हुई हैं। ये है 100, ये है 200 और ये है 4000। अब ये वैल्यूज को देख के आपको क्या समझ में आया? ये वैल्यूज को देख के आपको क्या समझ में आया? IE1 की वैल्यू है 100, IE2 की वैल्यू है 200, IE3 की वैल्यू है 4000। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 100 है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होगी, 200 हो गई। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होगी, तो 200 से ज्यादा मतलब भाई 300 हो जाती, 400 हो जाती, 500 हो जाती, 600 हो जाती, 700 हो जाती, 800, 4000 पहुंच गई। बहुत ही लार्ज गैप दिखाई दे रहा है क्या? लार्ज गैप बिटवीन IE2 एंड IE3 दिखाई दे रहा है क्या? और जहां पर भी आपको लार्ज गैप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी दिखाई दे, वहां पर समझ जाना कि एक्चुअली ना हमारी सेल खत्म हो गई है। कोई पहला इलेक्ट्रॉन निकाला सबसे बाहर वाली सेल में से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर वाली सेल में से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और अब वो बाहर वाली सेल हो गई खत्म, क्योंकि बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें अंदर वाली सेल में जाना पड़ेगा, बहुत अंदर घुसना पड़ेगा, और बहुत अंदर घुसने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो देखो 4000 हमें दिखाई दे रही है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इफ लार्ज गैप बिटवीन IE2 एंड IE3 इज ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब क्या है कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। सच एज मैग्नीशियम, सच एज बेरिलियम, इस टाइप का कोई एलिमेंट होगा वो। एक और एग्जांपल बताता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। IE1, IE2, IE3, IE4, ये वैल्यू है 100, ये है 200, ये है 700, ये है 5800। क्या समझ में आ रहा है भाई? देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देनी पड़ी 100, दूसरा निकालने में 200, तीसरा निकालने में 700। भाई ऑब्वियसली पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी दूसरे में, दूसरे से ज्यादा देनी पड़ेगी तीसरे में, और तीसरे से ज्यादा देनी पड़ेगी चौथे में। लेकिन 700 से बढ़ के भाई कितना 1000 हो जाता, 1500 हो जाता, 2000 हो जाता, 5800 पहुंच गया। क्या लार्ज गैप दिखाई दे रहा है? लार्ज गैप बिटवीन IE3 एंड IE4 इज ऑब्जर्व्ड। और जहां पर भी लार्ज गैप होगा मतलब जो वैलेंस सेल है वो अपनी खत्म हो गई होगी। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाला वैलेंस सेल में से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला वैलेंस सेल में से, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला वैलेंस सेल में से, और फिर सेल खत्म हो गई बाहर वाली, तो अब उसको अंदर घुस के निकालना पड़ेगा, और जब अंदर घुस के निकालोगे तो उन्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या बोलेंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी बोलो? +3 हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग वैलेंसी देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का डाटा दिया रहेगा तो अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले साइज जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। दूसरा जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तीसरा है सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। चौथा है पेनिट्रेशन पावर, एस वालों की सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। एस वाले न्यूक्लियस के चाहते होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। और छठवा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे में उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, तीसरे में उससे भी ज़्यादा, चौथे में उससे भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये अपना आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, ये अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें एक्सेप्शन जहाँ जहाँ पे थे वो भी मैंने बता दिए। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।